साली के साथ पहली रात अकेले घर पर। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और आसमान में बादल इस तरह छाए हुए थे मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मैं रोहित ऑफिस से थका हारा घर लौटा ही था कि मेरी पत्नी नेहा घबराई हुई आवाज में कहा, रोहित मुझे अभी मम्मी के पास जाना पड़ेगा। पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैंने बिना देरी किए हम्मी भर दी। तभी उसने बताया उसकी चचेरी बहन रिया दोपहर में ही हमारे घर पर आई थी और अगले दिन एक इंटरव्यू देने वाली थी। नेहा ने कहा, रिया आज रात यहीं रुकेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान रखना। रिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। उसे कोई अगर एक बार देख लेना तो देखता ही रह जाए, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या जवान। उसका रंग गोरा और बाल कमर जितने थे। रिया मेरे लिए हमेशा सम्मान की पात्र रही थी। वो शांत स्वभाव की, पढ़ाई में तेज और बेहद समझदार लड़की थी। नेहा के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। जब मैं हॉल में बैठा था तब रिया आई और पूछी, जीजू खाना निकाल दें। जैसे ही वो आई मेरी नज़र उस पर रुक गई। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने लाल सूट और काला दुपट्टा लिया था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसका रंग पहले से ही बहुत गोरा था। फिर मैंने उसे कहा, हाँ खाना निकाल दो। रात के लगभग 9 बजे हम दोनों ने खाना खाया। बातचीत समान थी लेकिन रिया बार बार घर के ऊपर बंद कमरे की ओर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम बार बार ऊपर क्यों देख रही हो? रिया ने धीमे स्वर में कहा, भैया आपको इस कमरे के बारे में कुछ पता है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, बस इतना जानता हूँ मकान मालिक ने इसे बंद रखने को कहा था। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल दोपहर में जब मैं पानी लेने गई थी तब मुझे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई थी। मैं मुस्कुराया। पुराना घर है, लकड़ी सिकुड़ती फैलती रहती है, आवाज़ें आती रहती हैं। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात के 11 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, तभी ऊपर वाले कमरे से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। धड़ाम। रिया घबरा के मेरे पास आ गई। भैया, ये आवाज़ आपने सुनी? मैंने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन शायद कोई बिल्ली होगी। तभी दूसरी आवाज़ आई, टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। अब मेरे शरीर में भी सिहरन दौड़ गई। मैंने तय किया कि ऊपर जाकर देखना ही होगा। रिया ने डरते हुए कहा, मैं अकेले नीचे नहीं रहूंगी। हम दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, लेकिन एक बात ने हमारा होश उड़ा दिया। धूल पर किसी के ताजा पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे उसी बंद कमरे तक जा रहे थे। मैं और रिया कुछ क्षण तक उन पैरों के निशान को देखते रहे। दिल की धड़कनें तेज थीं। निशान सीधे उस बंद कमरे के दरवाजे तक जाकर खत्म हो रहे थे। दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताले पर जमी धूल किसी ने हाल ही में साफ की थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ताले पर डाली। रिया ने धीमी आवाज में कहा, भैया अगर कमरा सालों से बंद है तो फिर ये निशान किसके हैं? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद मकान मालिक कभी आया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी अपनी बात पर भरोसा नहीं था। अचानक नीचे हॉल में रखी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। उसी समय बंद कमरे के अंदर से बहुत हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने हिम्मत जुटाई और ताले को ध्यान से देखा। तभी मुझे याद आया कि मकान मालिक ने घर की चाबियों के साथ एक पुरानी अतिरिक्ती चाबी भी दी थी, जिसे मैंने दराज में रख दिया था। हम दोनों जल्दी से नीचे गए, दराज खोली और काफ़ी खोजने के बाद वो चाबी मिल गई। दोबारा ऊपर पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से ताला खोला। ताला चरमराहट के साथ खुल गया। दरवाजे धीरे धीरे अंदर की ओर धकेला। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी, पुराने फर्नीचर पड़े थे और एक कोने में लकड़ी का संदूक रखा था। पहली नज़र में कमरा वर्षों से बंद ही लगता था। फिर अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक मेज पर पड़ी, जहाँ पर एक डायरी खुली हुई रखी थी। उसके पन्ने हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रहे थे। रिया ने पूछा, क्या कोई अभी यहाँ आया था? मैंने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो उसे सच जानना चाहिए। डायरी लगभग 10 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था,
कि इस घर में रहने एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला रहने लगा था। उसे हमेशा लगता था कि रात में कोई उसके कमरे में चलता है। कई बार उसने पैरों की आवाज़ सुनी, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं। एक दिन उसने कमरे में कैमरा लगाया, मगर अगले दिन कैमरे में रिकॉर्डिंग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। रिया ध्यान से पढ़ रही थी, तभी कमरे के कोने में रखा संदूक अपने आप हल्का सा हिल गया। हम दोनों डरकर पीछे हट गए। मैंने साहस करके संदूक खोला। अंदर पुराने फोटो, एल्बम, कुछ कागज और एक छोटी टॉर्च रखी थी। फोटो देखने से पता चला कि मकान मालिक का परिवार पहले इसी कमरे में रहा करता था। एक फोटो के पीछे लिखा था, डर अक्सर सच से नहीं, अधूरे सवालों से पैदा होता है। इतने में अचानक बिजली वापस आ गई। कमरे की छत पर लगा पंखा घूमने लगा। उसी समय हमारी नज़र खिड़की पर पड़ी। खिड़की पूरी तरह बंद नहीं थी। बाहर पेड़ की एक मोटी डाल हवा के कारण खिड़की से टकरा रही थी। नीचे बने निशान भी अब साफ दिखाई दे रहे थे। वे इंसानी पैरों के नहीं, बल्कि गीली मिट्टी में बने बड़े बिल्ली जैसे पंजों के निशान थे। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अन्यास हंस पड़े। कई घंटों से जो रहस्य हमें डरा रहा था, उसका एक हिस्सा तो सुलझ चुका था, लेकिन डायरी और संदूक अभी भी सवाल छोड़ रहे थे। अगले दिन सुबह मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में अकेले थे और डर के कारण उन्होंने अपनी कल्पनाओं को सच मान लिया था। उन्होंने ही डायरी लिखी थी ताकि जो भी इस कमरे में आए वो समझ सके कि डर कभी-कभी हमारे मन में उपज भी होता है। रिया का इंटरव्यू अच्छा गया। नेहा भी उसी शाम वापस आ गई। मैंने पूरी घटना उसे बताई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी-कभी एक रात हमें इतना कुछ सिखा देती है जितना सालों का अनुभव नहीं सिखा पाता। उस रात के बाद हमने ऊपर वाला कमरा बंद नहीं किया। उसे साफ करवाकर एक छोटा सा पुस्तकालय बना दिया और जब भी बारिश की रातों में हवा खिड़कियों से टकराती, हम डरने की वजह मुस्कुराकर रहस्यमयी रात को याद कर लेते थे, जिसने हमें सिखाया कि हर अंधेरे के पीछे कोई भूत नहीं होता। कभी-कभी बस एक अनकहा सच हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई-नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।